सुलगते मुजफ्फरनगर पर आज जवाब के तीर से लैस होकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए। ये जो अखिलेश की टोपी वाली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आज की है। अखिलेश से उम्मीद थी कि मुजफ्फरनगर हिंसा पर वो कुछ ठोस कार्रवाई का भरोसा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे अखिलेश ने टोपी ट्रांसफर कर दी। कहने का मतलब यह कि सरकार की नाकामी छुपाने के लिए अखिलेश यादव ने दंगों की जिम्मेदारी की टोपी राजनीतिक विरोधियों के सिर पहना दी। अब सवाल है कि जब अखिलेश ने दंगों की वजह बता दी तो फिर दंगों की जांच के लिए कमेटी बनाने की क्या जरूरत? हज कमेटी की बैठक से चलते हुए मुजफ्फरनगर दंगे पर जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सामने आए तो सिर पर टोपी थी और बाहर निकलते ही उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों की टोपी सीधे सीधे विरोधियों के सिर पहना दी। ऐसे ही राजनीतिक दल लगातार ये प्रयास में, कोशिश में हैं कि जहां कहीं छोटा विवाद भी हो उसको बढ़ाते हैं लोग। और पहली बार हम लोगों ने आरोप नहीं लगाया उन राजनीतिक दलों पर, वो आरोप नहीं, सच्चाई भी है कि वो लोगों को मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी समाजवादी पार्टी को घेरा जाए और समाजवादी पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया जाए। लेकिन ताज्जुब की बात है कि मुजफ्फरनगर हिंसा में 30 से ज्यादा लोगों की मौत को अखिलेश छोटी घटना की उपज बता रहे हैं। इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि अपनी सरकार की नाकामी छिपाने के लिए अखिलेश मुजफ्फरनगर हिंसा को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। कानून व्यवस्था की हालत सुधारने का जिम्मा सरकार का है, न कि विरोधियों का। अगर विरोधी पार्टियां माहौल खराब भी कर रही थीं, तो उनके खिलाफ सख्ती क्यों नहीं की गई? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बीते 1.5 साल में उत्तर प्रदेश में 28 बड़े दंगों की जिम्मेदारी भी विरोधी पार्टियों की ही है? इन सवालों से अखिलेश सरकार बेपरवाह है। जलते मुजफ्फरनगर और प्रदेश के बिगड़ते सांप्रदायिक सौहार्द पर मुलायम के सिपह सालार अजीब सा तर्क भी देते हैं। विपक्ष चाहता है पूरे मुल्क को बर्बाद कर देना, सत्ता हासिल करने के लिए पूरा इंसानियत का कत्ल कर देना। ये इस तरह राजनीति पहले नहीं हुआ करती थी, ये राजनीति का क्रूर रूप है। आजम खान कुछ इस तरह दंगों के पीछे का सच बयां कर रहे हैं, मानो कोई हकीम मरीज को बीमारी बता रहा हो। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे पर आजम ऐसे हकीम हैं जिन्हें बीमारी का तो पता है, लेकिन दवा का नहीं। ये सवाल इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि छेड़खानी की मामूली घटना कितना बड़ा रूप ले लेगी, इसका अंदाजा लगाने में अखिलेश सरकार नाकाम रही। शुरुआती हिंसा के बाद हालात बिगड़े नहीं, इसके लिए दूरदर्शिता दिखाते हुए एहतियाती कदम नहीं उठाए गए। हिंसा के फर्जी वीडियो लोगों के बीच पहुंचते रहे और सरकार इसे रोकने में नाकाम रही। ये पहले से आशंका थी कि महापंचायत हुई तो मामला बिगड़ेगा। बावजूद इसके सरकार की पाबंदी को दरकिनार करते हुए महापंचायत हुई और अखिलेश सरकार का कोई बड़ा अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था। महापंचायत के बाद हिंसा की आशंका के बावजूद अखिलेश सरकार इसे रोकने में नाकाम रही। लकीर का फकीर बनते हुए आनन फानन में अफसरों का तबादला किया, लेकिन इससे उल्टे माहौल बिगड़ गया। सेना को बुलाने में अखिलेश सरकार ने 10 दिनों तक इंतजार किया और सबसे बड़ी बात, केंद्र ने पहले ही यूपी सरकार को अलर्ट किया था कि मुजफ्फरनगर समेत कई जगहों पर माहौल बिगड़ सकता है। केंद्र के अलर्ट के बावजूद अखिलेश सरकार मुजफ्फरनगर में हालात बिगड़ने का इंतजार कर रही थी। हमने 11 स्टेट को अलर्ट किया था। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था। और जिस दिन ये हो गया उसी दिन ये इंसिडेंट्स 4 बजे के बाद हो गए, बट 12:30-1 बजे में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से बात की कि यू हैव टू बी अलर्टेड, ऐसा मैंने बोल दिया था। अखिलेश सरकार की सियासी साजिश की थ्योरी इसलिए भी बेमानी है क्योंकि कानून का राज कायम करना सरकार का काम है, सरकार की जिम्मेदारी है। साजिश की थ्योरी को राज्यपाल ने भी खारिज कर दिया है और केंद्र को भेजी रिपोर्ट में साफ कहा है कि सरकार ने सरकारी दायित्वों और कानून का पालन नहीं किया। सरकार दंगों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। दंगा सरकार की लापरवाही का नतीजा है। केंद्र सरकार को भेजी राज्यपाल की रिपोर्ट ने अखिलेश सरकार की प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी है। अब चाहे तो अखिलेश इसे राजनीतिक साजिश बता सकते हैं, लेकिन विरोधियों के आरोपों को सच माने तो इस साजिश का एक सिरा समाजवादी पार्टी के हाथों में भी है। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ मोहित मल्होत्रा, मुजफ्फरनगर, न्यूज़ 24। यूपी के राज्यपाल ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट में दंगों के लिए अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन सियासत के गलियारों में कहा जा रहा है कि यूपी के दंगे फिक्स हैं। इस आरोप के पीछे तर्क दिया जाता है कि पहले से कहा जा रहा था कि यूपी में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश होगी और ऐसा हो भी रहा है। आखिर दंगों का किससे होगा फायदा और किससे नुकसान, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या मुजफ्फरनगर दंगा फिक्स है?
दंगों से वोट की फसल काटने की साजिश। ये सवाल नया नहीं है। ये सवाल सुलगते हुए मुजफ्फरनगर से पैदा नहीं हुआ। ये सवाल पिछले 18 महीनों से यूपी की सियासत में गूंज रहा है और यही बात यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी कह रही हैं। जो कुछ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है या इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ अन्य भागों में उत्तर प्रदेश के, तो इसमें मुझे कुछ हद तक, काफी हद तक, कुछ नहीं मैं इसको कहूंगी काफी हद तक, इसमें मुझे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत इसमें मुझे नजर आ रही है। आखिर क्यों कह रही हैं मायावती कि ये दंगा समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मिली भगत है? दंगों की सियासत से समाजवादी पार्टी और बीजेपी को क्या फायदा होगा और दूसरी पार्टियों को क्या नुकसान? जरा इस पर गौर कीजिए। हिंदू असुरक्षित होंगे तो इसका सीधा फायदा बीजेपी उठाएगी। इसलिए आरोप है कि बीजेपी और कट्टरपंथी ताकतें यूपी का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रही हैं। मुस्लिम असुरक्षित होंगे तो मुलायम को फायदा होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मुस्लिम है। असुरक्षित मुस्लिम 2014 के चुनाव के दौरान दूसरी पार्टियों के वोट बैंक न बन जाएं, ये मुलायम चाहते होंगे। बीते दिनों संघ परिवार की 84 कोसी यात्रा के दौरान भी आरोप लगे कि कट्टरपंथी संगठन यूपी में वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। पिछले एक साल के दौरान अखिलेश राज में 28 बड़े दंगे हो चुके हैं, जिसमें करीब 60 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में बीते 1.5 साल में हिंसा की छोटी बड़ी 100 वारदात हो चुकी है। यूपी में सांप्रदायिक हिंसा के पीछे कौन है? इस सवाल का जवाब पूछने पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। मुजफ्फरनगर की घटना कोई पहली नहीं है। जब से यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, लगभग 90-100 घटनाएं हुई हैं। बरेली में हुई है, मथुरा में हुई है, गाजियाबाद में हुई है, बाकी जगहों पर हुई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम ये मानते हैं कि जब राजनीतिक दबाव में प्रशासन विभेदकारी आचरण करता है तो लोगों को लगता है कि प्रशासन सिर्फ एक लोगों के लिए काम कर रहा है। ये ठीक नहीं है और वोट बैंक की राजनीति बंद होनी चाहिए। 84 कोसी परिक्रमा क्या थी? कितने दिन से ये इस काम को अंजाम देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को अराजकता में झोंकने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दे रहे थे, तो अब इन्हें मुजफ्फरनगर में एक स्थानीय घटना को लेकर के उसको विस्तार देने का जो इन्होंने दुखद कुचक्र किया है, वो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने से यूपी का वोट बैंक 2 खेमों में बटेगा। वोट बैंक की इस फसल को काटना मुलायम के लिए मुफीद होगा और बीजेपी के लिए भी। इसका सीधा नुकसान मायावती की बीएसपी और कांग्रेस को होगा। 2014 के चुनाव में बीएसपी और कांग्रेस की सीटें झटककर समाजवादी पार्टी और बीजेपी अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश में हैं। नरेंद्र मोदी के मिशन दिल्ली के लिए यूपी में जमीन तैयार कर रही बीजेपी भी इसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेगी और 2014 में प्रधानमंत्री पद का सपना देखने वाले मुलायम सिंह यादव भी। मायावती का इशारा इसी तरफ है। इन दोनों के मिली भगत से ये चल रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी का ये कहना कि बीजेपी ये सब कुछ करा रही है, मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर ये सब कुछ करा रही है। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव पैदा कराने की कोशिश में लग रही है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव बहुत नजदीक है, आम चुनाव, और इसकी आड़ में वो लोग ये घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। सवाल है कि देश के दूसरे राज्यों में सांप्रदायिक माहौल यूपी की तरह क्यों नहीं है? जिस यूपी में पिछले 17 वर्षों से अमन चैन बना रहा, वहां अचानक 1.5 साल में 28 दंगे कैसे हो गए? ये महज संयोग नहीं हो सकता। ये महज प्रशासनिक नाकामी का नतीजा भी नहीं हो सकता। आरोपों के मुताबिक यूपी में वोटों के ध्रुवीकरण के इस खेल के पीछे लोकसभा की 80 सीटें, मुलायम भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर दिल्ली पर अपना दावा मजबूत करना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी का मिशन भी यही है। अगर इस आरोप में दम है तो बेशक इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश भुगत रहा है, जहां बीते 1.5 साल से आपसी भाईचारा और अमन पटरी से उतर गया है। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ मोहित मल्होत्रा, मुजफ्फरनगर, न्यूज़ 24। गौर कीजिए जरा, टोपी ट्रांसफर और खालिस राजनीति के बीच 72 घंटों से घरों में बंद मुजफ्फरनगर शहर सिसक रहा है।
बच्चों के पीने के लिए दूध नहीं है, बीमार को देखने वाले डॉक्टर नहीं हैं, खाने के लिए घर का राशन खत्म हो चुका है। कर्फ्यू में कैसे सांसें ले रहा है मुजफ्फरनगर शहर, जायजा लिया न्यूज़ 24 संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने। मुजफ्फरनगर में लगातार तनाव जारी है और पुलिस की कोशिश है कि हालात को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार जी मौजूद हैं। सर, अभी क्या स्थिति है और आपको लगता है कि अब जो तनाव है वो पूरी तरह से हालात आप लोगों के पुलिस के सेना के काबू में आ चुके हैं? मैं ये कह सकता हूं कि कल के मुकाबले आज स्थिति बहुत ही बेहतर है। कल जिन जगहों में हिंसा हुई थी वहां कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। काफी आज है गिरफ्तारियां की गई हैं। कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में भी जो है वो आज रिलीफ बांटा गया है। जो वेस्ट मैनेजमेंट था वो किया गया है। जो हमारे कंट्रोल में सूचनाएं लगातार आ रही थी वो भी सामान्य है, शांत है। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही स्थिति जो है वो सामान्य हो जाएगी। सर, लोकल इंटेलिजेंस का क्या कोई इनपुट नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे हिंसा हो सकती है? उसके लिए क्या पहले से कोई जानकारी इंटेलिजेंस इनपुट कोई आया हो आपके पास? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो उत्तर प्रदेश में स्थितियां थी उसमें जहां तक सांप्रदायिक तनाव की बात थी उसके बारे में सारे इनपुट थे। फील्ड फॉर्मेशन की भी इनपुट थी, सबको पता था। और उसी दौरान कई कॉल्स भी थे, जैसे कि 84 कोसी यात्रा था उसको प्रतिबंधित किया गया था। उसी दिन जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन देवबंद में जो है वो एक हिंदू महासम्मेलन यज्ञ था जिसको प्रतिबंधित किया गया था। कल घटना हो रही थी उसी समय बगल के जनपद बिजनौर में हमें जो है वो एक पूर्व मंत्री, एक विधायक जी को और कई लोगों को रोकना पड़ा, वो जो 84 परिकोसी यात्रा करना चाहते थे। तो निश्चित रूप से सबका प्रभाव जो है वो पड़ता है। और जहां तक इस घटना का सवाल है, जो ये रैली थी उस रैली को प्रशासन ने ये सोचा कि इसको रोकने से हिंसा होगी, इसलिए उन्होंने उनको अलाउ किया। और उसके दौरान जो है वो एक जगह पे गांव में सांप्रदायिक झड़प हो गई और जिसके बाद जब लौटती हुई भीड़ थी उन्होंने जो है उस हिंसा को अंजाम दिया। देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन इस कर्फ्यू से एक आम आदमी परेशान हो रहा है जिसका शायद इस सांप्रदायिक हिंसा से किसी तरह से कोई लेना देना नहीं है। आमतौर पर जो घर में महिलाएं हैं वो घर में पूरा दिन बंद नहीं रहती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, आस पड़ोस के लोगों से बात करती हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर में इससे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। महिलाएं घर में कैद हैं, उनके लिए राशन, पानी, दूध, ये ऐसी चीजें हैं जो कि आमतौर पर हर दिन चाहिए होती हैं लेकिन वो नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ पर आप जो मेरे साथ ये परिवार देख रहे हैं, मुजफ्फरनगर के ये परिवार हैं और ये सब लोग परेशान हैं और ये जानना चाहते हैं कि कब हालात सामान्य होंगे। मैम, कर्फ्यू लगा हुआ है, सुबह से आप लोग घरों में बंद हैं, क्या समस्या आ रही है? दूध की सप्लाई तो पूरी तरह से हो ही नहीं पा रही है। बिल्कुल दूध बिल्कुल नहीं है। इवन एक आलू है, छोटी सी चीज, आलू तक नहीं घर में। अब बताइए क्या किया जाए? छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। ये घर पे फिर सब्जी राशन खत्म होता जा रहा है, कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस दाल वाल जो बची है वही बना रहे हैं, थोड़ा बहुत नमक सा खा रहे हैं बस, और कोई चीज नहीं है। घर में आटा भी खत्म हो रहा। पूरा दिन आप लोग घर में बंद रहते हैं, एक चाय की उम्मीद आदमी करता है कि अगर पूरा दिन घर पे है तो चाय पी ले। चाय पिया जाए तो चाय के लिए दूध नहीं है। अब बताइए क्या किया जाए? ये सब जो परिवार आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर में रहने वाले लोग हैं, लेकिन ये सब अभी कर्फ्यू की मार झेल रहे हैं और अपने अपने घरों में कैद हैं। मैम, ये बताइए, दूध खत्म हो चुका है, दूध की सप्लाई नहीं हो रही, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? दूध भी नहीं मिल रहा है। हम जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी पोती है, उनको चीनी घोल घोल का पानी पिला रहे हैं। प्रशासन एक तरफी जांच कर रहा है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निर्दोषों को सजा मिल रही है। जो दोषी हैं वे आवारा घूम रहे हैं ऐसे ही, और सब दहशत के साये में जी रहे हैं। ना सब्जी है घर में, ना चीनी है, ना सिलेंडर है, ना दूध है, कुछ भी नहीं हमारे घर में। हम दहशत में जी रहे हैं बहुत। रात इतने छोटे बच्चों के साथ आप लोग हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को दूध कुछ नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भूखे हैं बच्चे। बहुत बुरी हालत है, ना किसी को दवाई मिल रही है। यहाँ प्रशासन देखने तक नहीं आता बिल्कुल भी। दिन के वक्त हम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर सड़कें पूरी तरह से खाली थी, खामोश थी, लेकिन रात के वक्त ये लोग बाहर निकले हैं क्योंकि इनको डर है कि कहीं यहाँ पर हिंसा पर उतारू जो उपद्रवी हैं वो यहाँ पर ना आ जाएं और यहाँ पर आकर किसी वारदात को अंजाम ना दे दें। इसी के चलते ये सब लोग रात भर ऐसे ही सड़कों पर रहेंगे। इनके सामने दिक्कत ये भी है कि घर पर जो सामान है, जरूरी सामान, दूध, चावल, राशन, सब्जियां, ये सब खत्म होता जा रहा है। लेकिन कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू में किसी तरह की ढील नहीं बरती गई है, तो ये सब लोग किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। बच्चों के पीने के लिए दूध तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सरकार ने कर्फ्यू तो लगा दिया, हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सब लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे, इस सवाल का जवाब देने के लिए सरकार का कोई भी नुमाइंदा तैयार नहीं है।